Good morning and welcome to the next class, my dear students. Sandeepa, lecturer English this side. My dear students, अभी तक हम लोग फ्लैमिंगो बुक के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे। वो है डीप वाटर। कई दफ़ा हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग असर रहता है हमारे ऊपर। ऐसा प्रभाव जो काफ़ी समय तक हमारे जीवन में हमारे साथ चलता है। तो इसी तरह की एक घटना को आज के लेखक विलियम ओ डगलस आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन विलियम ओ डगलस के बारे में। विलियम ओ डगलस वॉज बॉर्न इन मायने माइनेसोटा। विलियम ओ डगलस जो हैं वो पैदा हुए हैं मायने में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, कहते उन्होंने बीए किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उसके बाद उन्होंने 2 साल बिताए याकिमा में हाई स्कूल में पढ़ाते हुए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस। फिर भी वो इस काम से थक गए एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल करियर। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कानूनी व्यवसाय परसू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्हें वो मिले एट येल नाम की जगह पे एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और वो राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग प्रमुख एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स व्यक्तिगत अधिकार। डगलस प्रमुख वकील रहे व्यक्तिगत अधिकारों के। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years। कहते वो 1975 में रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। रिटायर होना, सेवानिवृत्त होना। और उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है वो 36 साल लंबा रहा। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। कहते कोर्ट के इतिहास में भी वो सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले न्यायाधीश हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस की किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन में से ये निम्नलिखित अंश लिया गया है। एक्सर्प्ट अंश पार्ट। इट रिवील्स, ये दर्शाता है, हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड। ड्राउंड करना, डूबना। किस तरह से एक छोटे बच्चे के तौर पर विलियम डगलस एक बार बिल्कुल डूबने ही वाले थे इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। इस ऐसे में वो बात करते हैं कि किस तरह से वो पानी से डरा करते थे और अंततः उसके बाद उन्होंने उसको काबू किया। ओवरकम करना, काबू पाना। उस डर के ऊपर किस तरह से उन्होंने काबू पाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटो सेल्फ, बायोग्राफिकल जीवनी से जुड़ी हुई, अपनी जीवनी से जुड़ी हुई मतलब आत्मकथा से जुड़ी हुई। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि किस तरह से डर को डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपने ही जीवन की एक घटना को चुना है आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इट हैपन्ड, ये तब हुआ व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, चांस, मौका, अवसर। YMCA पूल था याकिमा में एक, वहाँ पर बिल्कुल यही अपॉर्चुनिटी, यही अवसर लोगों को दिया जाता था, यानी कि वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा नदी का नाम है। ट्रीचरस धोखेबाज, मायावी, छली। इसका मतलब हुआ, नदी के छली होने का मतलब है कि आमतौर पर वो शांत दिखा करती थी नदी, लेकिन जैसे ही कोई उसमें डाइव करता था या स्विम करने की कोशिश करता था तो वो उस पानी की चपेट में आ जाता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। कहते याकिमा रिवर जो थी वो बहुत ट्रीचरस थी, धोखेबाज थी।
मदर कंटिन्यूअली, मेरी माँ लगातार मुझे वॉर्न, चेतावनी देती रहती थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में हमेशा ताज़ा रखती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। हर बार जो भी कोई व्यक्ति उस रिवर में डूबता था, ड्राउन करता था, उस सारी डिटेल को मेरे दिमाग में वो ताज़ा करती रहती थी, ताकि मैं उस नदी में स्विमिंग के लिए ना जाऊँ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, शैलो उथला, कम गहरा। जो पूल का कम गहरा वाला हिस्सा था, सिरा था, वहाँ पर वो 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे कोने तक पहुँचते पहुँचते वो कितना फीट हो जाता था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, वो जो गिरावट थी, वो जो ढलान थी, वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे थी। दैट मीन्स एक सिरे पे अगर 2-3 फीट गहरा था, तो वो धीरे धीरे स्लोप बढ़ाते 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 दूसरे सिरे तक जा करके 9 फुट गहरा होता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स आप लोगों ने बहुत बार टीवी में देखा होगा। जब भी कोई बच्चा या बड़ा स्विमिंग के लिए जाता है, तो बाजू में एक रबड़ का रिंग इन्फ्लेट किया हुआ है, इन्फ्लेट किया हुआ, हवा भरा हुआ, वो उन्होंने बाजुओं में बांधे होते हैं दोनों दोनों साइड, उनको कहते हैं वाटर विंग्स। एंड वेंट टू द पूल, कहते मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स के लिए, ताकि मैं डूबूं नहीं उसमें। एंड वेंट टू द पूल, और पूल गया। आई हेट टू वॉक नेक्ड, नेक्ड होता है बिना कपड़ों के। कहते नग्न चलने में, बिना कपड़ों के चलने से मुझे नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, वो बता भी रहा है कि क्यों नफरत थी। स्किनी, स्किन से ही बना है, मतलब ऐसा शरीर जिसके ऊपर सिर्फ स्किन ही हो, मांस नहीं हो, यानी कि बिल्कुल दुबला पतला। कहते हैं मुझे बिना कपड़ों के वहाँ चलने से बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरी टांगें जो थी वो बहुत स्किनी थी, बहुत दुबली थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन फिर भी सबड्यू करना, दबाना, रेजिस्ट करना, मैं अपने उस प्राइड को दबा लेता था। एंड डिड इट, और वैसा काम किया करता था। मतलब कपड़े खोल के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर मैं जाता था। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिन की स्पेलिंग BEGIN होती है, लेकिन जब हम बिगिनिंग करते हैं तो डबल N हो जाता है। From the beginning, however, I had an aversion, घृणा, to the water when I was in it. कहते शुरू से ही जब भी मैं पानी में जाया करता था, मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। कहते ये जो घृणा थी, ये तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच, बीच समुद्र का किनारा, इन कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में मेरे पिताजी समुद्र के किनारे मुझे लेकर के गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ होता है जब समुद्र का पानी किनारे की चट्टानों से टकराता है और झाग बनाता है, वो जो झाग बनता है उसको सर्फ कहते हैं। आपके डिटर्जेंट का नाम भी शायद, वो जो सर्फ डिटर्जेंट है उसका नाम भी शायद इसी शब्द से लिया गया है, वो हुआ। और हिंदी में उसको फेन कहते हैं, झाग कहते हैं, समुद्र के पानी की झाग। मैं और मेरे पिताजी सर्फ में खड़े थे, फेन में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी से लटका हुआ था, यानी कि मैं अपने पिताजी के सहारे खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, नॉक डाउन करना होता है चित लिटा देना। फिर भी वेव्स ने क्या किया, कोई बड़ी लहर आई होगी और उसने उस बच्चे को बिल्कुल गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, स्वीप ओवर, स्वीप ओवर पहले भी आ चुका है द लॉस्ट स्प्रिंग के पहले ही सेक्शन में, कि जो स्टॉर्म्स थे वो स्वीप ओवर कर जाते थे फील्ड्स को और घरों को बांग्लादेश में। तो और वो पानी की लहर जो थी वो मेरे ऊपर स्वीप ओवर कर गई, मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड, बरी करना, दफना देना। इन वाटर, कहते मैं दब गया पानी में। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मुझे सांस नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ट, अब बड़े आदमी के लिए कोई बड़ी सीरियस बात नहीं है ना ये, लेकिन छोटे बच्चे के लिए तो गंभीर मुद्दा है। मेरे पिताजी हंसते रहे। बट देयर वॉज टेरर, टेरर, डर, इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग, ओवर पावर करना होता है काबू पा लेना, फोर्स ऑफ द वेव्स कहते। लेकिन तभी से मेरे मन के अंदर लहरों के काबू पा लेने वाले डर जो था, उसने ओवर पावर कर लिया, उसने काबू पा लिया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव, रिवाइव करना होता है पुनर्जीवित करना, ताज़ा करना। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट अप्रिय, बुरी मेमोरीज। एंड स्टीयर, स्टीयर करना, झकझोर देना, चाइल्डिश फियर्स। मेरा जो परिचय हुआ YMCA पूल, परिचय होने का मतलब है जैसे मैं YMCA पूल गया,
उसके कारण मेरी वो जो पुरानी अप्रिय यादें थीं और वो जो बचकाना सा डर था वो फिर से जाग उठा, पैदा हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जीत लिया, इकट्ठा किया। गैदर करना, इकट्ठा करना, मतलब मैंने अपने ऊपर यकीन करने की कोशिश की, कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़। पैडल करना होता है टांगे चलाना। कहते मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ ट्राई किया बाकी लड़कों को देखते हुए पाँव चलाने की, पैडल करने की। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग। एप करना, एप होता है लंगूर, तो एप करना वो कोई भी मंकी जो है वो बहुत अच्छे से हमें एप करते हैं, नकल करते हैं, तो उसी से बना है ये वर्ब, एप करना, नकल करना। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और मैंने स्विमिंग सीखने की कोशिश करना शुरू कर दिया उन लड़कों को की नकल करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। कहते अलग अलग दिनों पर मैंने 2 या 3 दफ़ा ये काम किया होगा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज कंफर्टेबल इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड। मिस एडवेंचर हुआ, दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कहते अभी मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद पानी में कंफर्टेबल महसूस करना शुरू ही किया था, पानी में आरामदायक महसूस करना शुरू ही किया था, इजी महसूस करने लगा था जब ये दुर्घटना मेरे साथ हो गई। आई वेंट टू द पूल। मैं पूल में गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल। पानी भी शांत था। एंड tiled bottom was as white and clean as bathtub। कहते पानी बिल्कुल शांत था और वो जो टाइल्स वाला बॉटम था स्विमिंग पूल का वो सफ़ेद था और बिल्कुल साफ था, जैसे कोई बाथ टब होता है, नहाने का टब होता है। आई वॉज टिमिड। टिमिड करना, घबराना। अबाउट गोइंग इन अलोन। कहते मैं अकेले पूल में जाने से डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया बाकियों का इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग। मुझे वहाँ बैठे हुए लंबा समय नहीं हुआ था। वैन इन केम अ बिग ब्रूजर। ब्रूजर हट्टा गट्टा ऑफ अ बॉय। कहते मुझे बड़ा लंबा समय नहीं हुआ था वहाँ बैठे हुए जब एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली, शायद 18 years ओल्ड। काफ़ी बड़ा है उस बच्चे से, 10-11 साल के बड़े से तो बच्चे से तो काफ़ी बड़ा ही है। 18 साल का लड़का है। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसकी छाती पे बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, खूबसूरत, फिजिकल, शारीरिक स्पेसिमेन, नमूना, मॉडल। कहते वो एक खूबसूरत शारीरिक नमूना था। बोलने का क्या मतलब है, ठीक दुरुस्त लड़का था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोइंग रिपलिंग। रिपलिंग लहराती हुई मसल्स। उसकी टांगों और बाजुओं की जो मसल्स थी वो बिल्कुल लहराती हुई थी, जैसे बॉडी बिल्डर्स की होती है या उन लोगों की होती है जो एक्सरसाइज या जिम वगैरह करते हैं। ही येल्ड। यल करना, चिल्लाना। वो चिल्लाया। हाय स्किनी। बच्चा बेचारा पहले ही शर्माता है अपने दुबले होने से, तो वो चिढ़ाते हुए क्या कह रहा है उसको, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। कैसा लगेगा अगर तुमको फेंक दिया जाए, डक कर दिया जाए। विद दैट ही पिक्ड मी अप। डगलस को उसने मौका ही नहीं दिया कुछ भी करने का। विद दैट ही पिक्ड मी अप। इसके साथ ही उसने मुझे उठाया। एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। और उठा करके कहाँ डाला उसको, पूल के गहरे वाले सिरे पे डाल दिया। एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। कहते मैं लैंड के सॉरी उस पूल के बॉटम में पहुंचा, सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई स्थिति में। स्वैलोड, स्वैलो करना, निगलना, घूंट भरना, वाटर। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। कहते मैंने पानी निगला और सीधे पूल के बॉटम पर जा पहुंचा। आई वॉज फ्राइटन्ड। मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ विट्स हो जाता है दिमाग का काम करना बंद कर देना। कहते मैं डरा हुआ था लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि मेरा दिमाग काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। नीचे जाते जाते मैंने प्लान किया, योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। क्या योजना बनाई, जब मेरे पैर बॉटम से जाकर के हिट करेंगे, लगेंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप। मैं एक बड़ा सा जंप करूँगा। कम टू द सरफेस। सरफेस पे, सतह पर आऊँगा उस जंप के साथ। लाई फ्लैट ऑन इट। पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और हाथ पैर मारता हुआ पूल के किनारे तक पहुँच जाऊँगा।
इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। कहते नीचे जाते जाते मुझे लगा कि बहुत लंबा टाइम लगा, काफ़ी लंबा रास्ता लगा मुझे। दोज 9 फीट पर मोर लाइक 90। वो जो 9 फुट थे वो भी मुझे 90 फीट के जैसे लगे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। सांस रोकने की प्रैक्टिस नहीं है बच्चे को। तो कहते बिफोर आई टच बॉटम, उस समय मतलब बॉटम तक पहुंचने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे लंग्स तैयार हैं फट पड़ने के लिए, हवा से भर गए हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। सम्मन करना ऐसे बुलाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ इकट्ठा करना। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा किया एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। स्प्रिंग छलांग, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। और जैसा कि मैं सोचता था कि मैं बड़ी सी छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ, वही किया मैंने। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब। बॉब होता है तुरंत निकल करके आना। टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। मैंने ये इमेजिन कर रखा था, ये कल्पना कर रखी थी अपनी प्लानिंग में ही, कि मैं बिल्कुल एक कॉर्क की तरह ऊपर निकल करके आऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। लेकिन हुआ क्या? इसकी बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। ये रहे आज के वर्ड मीनिंग्स जो आपके सामने हैं। इनकी पिक भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। यहाँ तक। अभी तक नोटिस राइटिंग में हम स्कूल के नोटिस बोर्ड वाले, लॉस्ट एंड फाउंड वाले 3 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के लिए, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए किसी भी तरह का कोई और नोटिस आपको लिखने को आएगा तो आप सक्षम होंगे उस नोटिस को लिखने के लिए। आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट नोटिस करते हैं, वो है You are Madhav of Government Senior Secondary School Mandi, the student editor of your school magazine. Draft a notice for your school notice board inviting articles in English for the school magazine. अब जब हम इसे करने लगेंगे तो एक बार फिर से उस फॉर्मेट को याद करेंगे। सबसे पहले बॉक्स, सबसे पहले रहेगा आपका बॉक्स। उसके बाद आया नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब नेचुरल है, स्कूल मैगजीन छप रही है तो इशूइंग अथॉरिटी हमारा स्कूल होगा। उसी के कहने पर कोई भी स्टूडेंट एडिटर है या बच्चा है, वो उस नोटिस के उस पर्पज़ के लिए नोटिस दे रहा है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, फिर नोटिस आ जाएगा, फिर डेट आएगी और टाइटल ऑफ द नोटिस। टाइटल ऑफ द नोटिस भी आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। जो क्या होगा, जैसे यहीं से मिल जाएगा आपको आर्टिकल्स इंग्लिश फॉर द स्कूल मैगजीन। तो आप सीधे टाइटल क्या दे सकते हैं, आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन। उसी से क्लियर हो जाएगा कि ये नोटिस जो है आपने पूरे का पूरा किस बारे में लिखा हुआ है। यहाँ एक नई चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, बॉडी ऑफ द नोटिस के बारे में। जब हमें इस तरह का थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नोटिस लिखना होता है तो बॉडी ऑफ द नोटिस में हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो पहली बात यही कि हम ये नोटिस लिख किसके लिए रहे हैं। नेचुरल है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये नोटिस है किसके बारे में, तो वो भी हम वहाँ मेंशन करेंगे कि हम आर्टिकल्स इनवाइट कर रहे हैं, स्कूल मैगजीन छप रही है, उसके बारे में है। फिर उसके बाद तीसरी बात आ जाएगी कि अगर कोई घटना है, कोई इवेंट है तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और उसके लिए क्या चीज़ हम उन लोगों से करवाना चाह रहे हैं जिनके लिए हम ये नोटिस लिखेंगे। यानी कि क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी बॉडी ऑफ द नोटिस में हमें लिखने के लिए या इम्पॉर्टेंट नोटिस करने के लिए। तो नोटिस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाएंगी, हम ये नोटिस लिख किसके लिए रहे हैं। फिर वो जो भी कोई घटना है वो कहाँ होगी, तो ये तो स्कूल मैगजीन छपने की बात है, यहाँ हम कहाँ का जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, कब होगी, ये स्कूल मैगजीन कब छपेगी वो ज़रूर हम मेंशन करेंगे। फिर हम
उन लोगों से जिनके लिए ये नोटिस लिख रहे हैं, उनको हम क्या निर्देश दे रहे हैं कि व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या करना है, वो चीज़ लिखेंगे। और उस चीज़ को करने के लिए उन्हें किससे कंसल्ट करना है, किससे कांटेक्ट करना है, वो सबसे आखिर में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आ गया आपके स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी, फिर नोटिस, फिर डेट, और फिर सब्जेक्ट ऑफ द टाइटल वहीं से निकाला था हमने, आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन। अब सबसे पहली बात कि ये नोटिस किसके लिए है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। किसके लिए ले रहे हैं ये नोटिस हम, ये इन्फॉर्मेशन है सब के सब बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब पूछा है कि किस बारे में सूचना है, दैट लाइक एवरी ईयर, कि हर साल की तरह अवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, हमारा स्कूल पब्लिश करने वाला है स्कूल मैगजीन को। कब, इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में। फिर ये हो गया कि कब करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो अब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जिनके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं उनको क्या करना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर इंग्लिश आर्टिकल्स। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो आर्टिकल्स देना चाहते हैं, वो अपने अंग्रेज़ी के आर्टिकल्स दे सकते हैं बिफोर 30th ऑफ मई, 30 मई से पहले। वो भी हमने ये कह दिया है, अभी जून में अगर मैगजीन छपनी है तो 30 मई से पहले पहले सब लोग अपने आर्टिकल्स सबमिट कर देंगे। द आर्टिकल्स शुड बी ओरिजिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल्स हमेशा ओरिजिनल होने चाहिए, कहीं कहीं किसी और जगह नहीं छपे होने चाहिए। काइंडली कंटेक्ट, अब आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। आप स्टूडेंट एडिटर हैं और आपकी क्लास है +2। तो ये सैम्पल मैंने आपको दे दिया एक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नोटिस का। अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो मैं दे रही हूँ नोटिस, वो ये करेंगे आप। योर हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो ऐसे में आप अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, उस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बच्चों को और स्टाफ को सूचित करते हुए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।